calculate goodwill in this method. So step 1 is गुडविल निकालने का स्टेप क्या है, जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, स्टेप 2, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी मैम, यस गीतल बोर्ड बोलो, गीतल मैम बोर्ड काफी ब्लर है। ब्लर है, is it blur? So step 2 is to find your, because number of years of purchase will be given in the question. Now in step 2 we have to find super profit. Super profit is what? It is your average profit minus normal profit. ठीक है, इसे नोट करो, अभी फिर बताती हूँ सुपर प्रॉफिट क्या है। स्टेप्स नोट करो पहले। This is the step 2. Calculate super profit. Super profit is equal to average profit minus normal profit. Now step 3. What is normal profit? नोट करो बच्चों तीनों स्टेप। Step 3 में I have written normal profit is equal to capital employed into normal rate of return divided by 100. बच्चों कोई स्टेप क्लियर ना हो, any word which is not clear please ask. कर लिया नोट? यस मैम। First of all, what is super profit? Super profit बच्चों है क्या? It is the difference between average profit and normal profit, right? So super profit is what? Is the difference between average profit and normal profit. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट बेसिकली जितना भी एवरेज एनुअल अर्निंग्स होती है, इट इज excess of average annual earnings over normal profit. ठीक है, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है, या फिर अगर अदर टर्म्स में सुपर प्रॉफिट को डिफाइन करोगे तो सुपर प्रॉफिट जितनी भी पूरे साल की एवरेज अर्निंग्स होती हैं बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा आपने कमाया होता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तुम लोगों ने आई थिंक ये नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट किया था ना माइक्रो में इकोनॉमिक्स में, मैंने करवाया था जब हमने चैप्टर किया था कॉस्ट वाला, याद है किसी को कि नहीं याद?
Yes, ma'am. हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर मतलब एवरेज प्रॉफिट जितना भी एक्सेस में रहेगा वो सारा सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट को अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की टर्म्स में देखें तो हम उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। कर ली बच्चों डेफिनेशन नोट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब बच्चों अगर आपका नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और एवरेज प्रॉफिट कम आ रहा है मींस सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, तो इन दैट केस वी assume that there is no existence of goodwill in the business. सुपर प्रॉफिट के केस में if AP is less than normal profit means normal profit ज्यादा है और एवरेज प्रॉफिट कम है, तो मतलब सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नेगेटिव which means no goodwill. कि फर्म की बिजनेस की गुडविल नहीं है अगर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा आता है। क्लियर है बच्चों? If normal profit is more than average profit, it means super profit is coming out to be negative, which means there is no existence of goodwill of the business. कर लिया नोट? Yes, ma'am. अब मैंने आपको गुडविल फाइंड करने के स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप तो सिंपल है कि हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, जो भी आएगा उसको हम लोग नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर गुडविल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट सबको निकालना आता है ना? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट सबको आता है निकालना ना? नेक्स्ट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? पता है किसी को कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? नहीं? चलो डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर समझाती हूँ। इट इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स contributed in the firm's ability to generate revenues, that is the liquidity. इसे नोट करो, then I'll make it clear. What is capital employed? It is the value of assets contributed in the firm's ability to generate revenues, that is the liquidity. कर लिया बच्चों नोट? Yes, अभी बोर्ड क्लियर है ना? Yes, ma'am. ठीक है। कर लिया सबने नोट? Yes, ma'am. देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बच्चों? जितने भी हमने बिजनेस के अंदर एसेट्स लगाए होते हैं, वो एसेट्स क्या करते हैं? अब हम लोग मशीन्स लगाते हैं, मशीन्स बेसिकली हमें किस में हेल्प करते हैं? प्रोडक्शन में। तो मतलब जितने एसेट्स होते हैं वो फर्म की एबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि फर्म अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर पाए। मींस अगर हमने मशीन्स लगाई हुई है बिजनेस में, तो मशीन्स का वर्क क्या है? प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन किसके लिए हेल्प कर रही है? सेल्स के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ सेल्स वी आर एबल टू जनरेट
generate our revenues. So basically this is capital employed, कि जितने भी हमने assets, उन assets की value को निकालना जो कि firm को help कर रही है उसके revenues को generate करने के लिए, that is called as capital employed. समझ आया बच्चों? मैम दोबारा मैम, बता दो। हाँ दोबारा बताती हूँ, सुनो। देखो हमारे पास मशीन्स है बिजनेस में, अब मशीन्स क्या है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स है। वो फिक्स्ड एसेट्स हमें हेल्प कर रहे हैं, मतलब हमारी फर्म को हेल्प कर रहे हैं, किसके लिए बच्चों? प्रोडक्शन के लिए। अब वो प्रोडक्शन के थ्रू हम सेल्स कर पाते हैं। सेल्स क्या करती है? रेवेन्यू को जनरेट करती है, मतलब हम जब सेल्स करते हैं तभी हमें रेवेन्यू आता है ना, तभी इनकम आती है। तो दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कि व्हाट एवर एसेट्स आर प्रोवाइडेड इन द बिजनेस, they help in generating revenues for the business. समझ आया? तो जितने एसेट्स हमारे पास, वो हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं? ताकि वो हमारी इनकम को जनरेट कर पाए, हमें रेवेन्यूज ऑन करके दे पाए। सो दीज आर कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर टू ऑल? कि दोबारा रिपीट करूं? सृष्टि क्लियर है बेटा? यस मैम। Anyone to whom it is not clear? मैम एक बारी वापस करना रिपीट। हाँ देखो होता क्या है बच्चे, सिंपल सा ना, एक चीज याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल किसकी होती है? बिजनेसमैन की ना। हमने +1 में पढ़ा था, वॉट एवर मनी इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस, दैट इज द कैपिटल। नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? जितने भी एसेट्स एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में लगाए हुए हैं, किस लिए लगाए हुए हैं? ताकि वो क्या कर पाए? अपनी एबिलिटी को बढ़ा पाए। और वो एबिलिटी क्यों बढ़ाना चाहता है? क्योंकि वो इनकम जनरेट करना चाहता है, वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है। अब हमने क्या किया हुआ है कि एसेट्स लिए हुए हैं, हमने इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें, हमारे पास ऑफिस में फर्नीचर है, वो सब चीजें क्या कर रही हैं बच्चों? हेल्प कर रही हैं। किस चीज में हेल्प कर रही हैं? अब चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स है या करंट एसेट्स हैं, सारे के सारे दोनों एसेट्स मिला के हमें हेल्प कर रहे हैं किसमें? हमारी इनकम को जनरेट करने में। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये जो जनरेशन ऑफ इनकम होता है वो किसकी हेल्प से होता है? एक तो हमारे पास एसेट्स हैं, उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास हमारी लायबिलिटीज भी हैं। तो तुम सिंपल सा ये चीज लगाओ कि एसेट्स इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद वी आर एबल टू जनरेट आवर इनकम। दीज आर कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर सांची? यस मैम। कर लिया बच्चों नोट ये? यस मैम। अब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को ना बच्चों दो फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ना तुम्हें पार्ट सी में भी हेल्प करेगा। जब तुम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करोगे वहां पे भी आएगा ये। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा याद रखना, ये वो एसेट्स हैं जो कि बिजनेस को हेल्प करते हैं उसके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के लिए वी हैव टू अप्रोचेस। First is asset approach. Second is liability approach. We can find capital employed with the help of two methods. First is your asset approach, second is liability approach. So by asset approach, CE, capital employed is equal to total assets minus outside liabilities. ठीक है, अब इस टोटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता?
देखो बच्चों, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, टोटल एसेट्स में ये चार चीजें इंक्लूड नहीं होंगी. Whenever you will find capital employed by asset approach, so total assets will not include the following term. First is your non-trade investment. Second is existing goodwill of the business. और थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस बैलेंस दिया होगा, वो भी एसेट साइड दिया होता है. एंड फिक्टिशियस एसेट्स. These all four will not be included while calculating capital employed by total asset approach. ठीक है, noted down. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. ठीक है, आप आउटसाइड लायबिलिटीज कहते हैं, यहीं पे लिख दो भी आउटसाइड लायबिलिटीज. आउटसाइड लायबिलिटीज देखो, आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा. कौन प्रेजेंट नहीं है अभी? दर्शप्रीत, अक्षय भी नहीं है ना आज. लिख लिए बच्चों आउटसाइड लायबिलिटीज के आइटम्स? मैम एक मिनट. हाँ लिख ले बेटा. मैम लास्ट पॉइंट क्या लिखना है? बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा. मैम लिख लिया. Done. Now next comes your liabilities approach. बच्चों टोटल एसेट्स में जो मैंने लिखा है ये नहीं इंक्लूड होता. कई बार इसके डायरेक्ट नेम भी गिवन होते हैं, तो वो नेम्स लिख लो अगर लिख रहे हैं तो, कि तुम्हें समझना है. तुम्हें दिया हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तुम पूछो मैम ये क्या था, तो वो एक फिक्टिशियस एसेट्स है. डायरेक्ट आइटम्स लिख लो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ. टोटल एसेट्स विल नॉट इंक्लूड, टोटल एसेट्स विल नॉट इंक्लूड goodwill, deferred revenue expenditure. Second है deferred revenue expenditure. Advertisement suspense. Miscellaneous expenditures. लिख लिया miscellaneous expenditure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस बैलेंस मैंने बताया था, डेबिट बैलेंस नहीं आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दैट इज लॉस.
and the last is preliminary expenses. Preliminary expenses. तो ये पूरे डायरेक्ट अकाउंट के नाम है जो टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते हैं। इट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। ये तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है बाय लायबिलिटी अप्रोच। तुम्हें पता है बच्चों, बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड, है ना। तो अगर एसेट साइड से फाइंड करना है तो पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर लायबिलिटी साइड गिवन है बैलेंस शीट की तो इस फॉर्मूला से तुम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड को। प्रियंका मैम, the profit of the business firm for the year 31st December for last 4 years were as follows. Profit given है जिसमें एक loss भी है। The capital employed और capital investment of the firm is 80,000. Already given है, capital employed निकला हुआ है। Normal rate of return is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 2.5 years purchase of the average profit for the last 4 years. ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। बच्चों इसका एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट निकालो जल्दी से। लास्ट क्लास में बताया था ना एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट बताओ कितना है। मैम 10,000 आया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मैं निकाल रही हूँ। बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है, Yes, ma'am. बट मुझे तो विजिबल नहीं है। तुम लोगों को क्वेश्चन विजिबल है? नो Yes. मैम। तुम क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा अभी। नो मैम। मुझे भी नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? यस मैम अब दिखा है। ठीक है, निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट। यस मैम। Yes, ma'am. आप यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करके नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, यस मैम। यस so मैम। it is 8,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया बच्चों? 10,000। 10,000. 10,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालो।
super profit is what? Average profit minus normal profit. So it is 2000. Now the goodwill is super profit into number of years of purchase. It is 2.5. Number of years is purchase. Yes, ma'am. So 5000 is the goodwill. देखो क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. Clear to everyone? Yes, Amulya, Geet, sorry, Preet. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिव्या क्लियर है बेटा क्वेश्चन? दिवांश, राहुल क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करना है। इसमें भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%. यू कैन फाइंड एवरेज प्रॉफिट, देन यू विल फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट एंड फाइंड द गुडविल ऑफ द बिजनेस. हरी अप, डू इट. मैम ये 2001 का कितना प्रॉफिट है? 6500. बच्चों दिस वाज योर सुपर प्रॉफिट मेथड. ये कंप्लीट हो गया बस. अब नेक्स्ट रह गया कैपिटलाइजेशन मेथड. बट अभी इसके क्वेश्चंस करने हैं आज काफी ना, एक दो ट्विस्ट रहते हैं बीच में. Ma'am, 6600. लेट मी चेक रिया. हाँ 6600 है रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ऑन 6600 आंसर है एग्जाम्पल 12 का. नेक्स्ट इज ऑन January 1st 2010 बिजनेस फर्म हैड एसेट्स दिए हुए हैं, मतलब अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना पड़ेगा. इट इज गिवन 1,50,000 including cash of 10,000. So the partners capital account shared a balance of 12,000 and reserve constituted the rest. If normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at 48,000 at 4 years purchase of super profit, find the average profit. बच्चों निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, इसमें ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट पे बेस्ड है. जो तुम लास्ट में निकालते हो ना गुडविल इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, वो तुम्हें अब सबसे पहले करना है एंड यू विल गेट योर सुपर प्रॉफिट. गुडविल डालोगे 48, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 4, सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे. कर लोगे? प्रियंका मैम इसे जैसे जूम करते हैं ना ब्लर हो जाती है शीट काफी. Ma'am, super profit 12,000. हाँ सुपर प्रॉफिट आ गया रिया 12,000. अब क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे. सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना. नॉर्मल प्रॉफिट देखो दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगा के. यहाँ पे एसेट्स दिए हुए हैं बच्चों 1,50,000.
अब हमने क्या देखा था, पढ़ो एसेट अप्रोच से, उसमें से जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है वो हमने निकाल देनी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी आउटसाइडर लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो इट मींस 1,50,000 तुम्हारी पूरी क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आया है? ये दोबारा बोलूं बच्चों या बोर्ड पे करूं? मैम पॉइंट रिपीट कर दो। हाँ मैम देखो, ये 13 दोबारा समझा दो पूरा। हाँ 13 दोबारा समझा रही हूँ बच्चे, देखो इधर। हमें गुडविल दी हुई है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। गुडविल दी हुई है 48,000, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट योर सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज व्हाट, it is coming out to be 12,000. Now we have to calculate average profit. Average profit के लिए the formula is average profit minus normal profit. यही होता है। तो अगर आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये प्लस करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नोट करो, देखो जल्दी, क्लियर है? यस मैम। कर लिया बच्चों नोट? ये नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, अब हमने निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स 1,50,000 इंक्लूडिंग कैश, बट आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है। There is no outside liability in the question. So we will assume total assets as your capital employed. Is it clear? This step is clear. Why we are assuming total assets as capital employed? Yes ma'am. Now NRR is, it is 10% or 12%? 10%. 10%. So you will get 15,000 as your NP. Now you can easily get your AP. SP है 12 और ये आया 15, AP कितना आ गया 27,000। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन देखो, किसी को कोई स्टेप समझ ना आया हो बताओ फिर। हाँ तुष्टि क्लियर है बेटा? Yes. दर्शप्रीत क्लास में नहीं है ना अभी? राहुल समझ आ गया बच्चा? जी। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। मैम इसमें रेम्यूनरेशन का क्या करेंगे?
किसका बेटा? रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन है ना पार्टनर की, वो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे। रेकरिंग एक्सपेंस है ना, रेकरिंग एक्सपेंस है बच्चे। ओके मैम। मैम 28,000. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो रिया। Ma'am, 28,000 answer. लेट मी चेक बेटा। It is 50,000 capital employed. Average profit is 9,000. कितना बताया गुडविल रही है, दोबारा बताना। मैम 10,000 आ रहा है, हाँ पहले गलत था। 10,000 ठीक है बेटा। बच्चों जो रेम्यूनरेशन गिवन है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि इस केस में आपको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो जब भी तुमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया ना पूरा, उसमें से 1500 माइनस कर दो। बच्चों किसी को क्वेश्चन ना समझ आया हो तो बोर्ड पे कर दूं, बोलो। नवनीत बोलो, बोर्ड पे करूं क्वेश्चन की हो गया 14th क्वेश्चन। मैम मेरा नहीं हुआ जी। राहुल नहीं हुआ? यस मैम। करती हूँ बेटा, देखो इसे। बेटा बताना क्या क्या गिवन है राहुल, रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन, बोलो। क्या गिवन है क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड इज 50,000। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे 50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना दिया हुआ है ये 10%। सो 5,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया राहुल। जी मैम। Then we have the average profit is 9,000. Average profit 9,000 given है ना, हमें एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट विच इज 9,000 माइनस 1,500 जो सैलरी दी हुई है। ठीक है बेटा, then you will find your super profit, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये स्टेप करो राहुल, यहां तक तो समझ आ गया? यस मैम। जल्दी से निकालो सुपर प्रॉफिट। मैम एक चीज पूछनी है, ये बोलो बेटा। 2007 का कितना है प्रॉफिट? कौन से क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में यस मैम। 6150। मैम 4,000। हाँ 4,000 आ गया। यस मैम।
मैम। मेरे ख्याल से गलत आ रहा है, देखना 2500 आ रहा है सुपर प्रॉफिट। तो इसको माइनस किया कितना आया 7500। 7500 में से माइनस किया, सॉरी 9000 5000 है ना, 2500 आ गया सुपर प्रॉफिट। 2500 नहीं आया राहुल? मैम मैं ठीक है जी। ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाला 75, माइनस किया 5000 जो नॉर्मल प्रॉफिट है, 2500 बचा, 2500 इंटू 4 करेंगे तो वो गुडविल आ जाएगा, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज किया हुआ है। $10,000 गुडविल आ गई। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, रेम्यूनरेशन फॉर alternative employment to proprietor if not engaged in the business is 2500। अरे बच्चों एक क्वेश्चन रह गया था, तुम लोगों ने भी मुझे याद नहीं दिलाया। एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन रह गया था जो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ये वाली शीट पूरी करो, उसके बाद वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ना। मैम इसका आंसर 2575 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2575। 2575। हाँ मतलब 2576 आ रहा है। Yes, ma'am. 2576 आ रहा है, क्योंकि ये जो ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट है ना, ये रेम्यूनरेशन माइनस कर दोगे ना, रेकरिंग एक्सपेंस है एवरेज प्रॉफिट में से। यस बच्चों इसको ना 15 क्वेश्चन में, जैसे तुम्हें अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2500, ये जो रेम्यूनरेशन गिवन है, इसको तुम दो तरीके से डील कर सकते हो। देखो या तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करोगे, या फिर तुम एवरेज प्रॉफिट निकाल दो और उसमें से अमाउंट को माइनस कर दो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल के डायरेक्टली एक ही बारी माइनस करने का, दैट इज द इजीएस्ट वे। अदरवाइज क्योंकि ये 2500 हर साल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो तुम देखो 2007 में भी दोगे, 8 में भी दोगे, 9 में भी दोगे, 10 में भी दोगे। तो अगर तुम इन सब में देते हो तो अलग अलग माइनस करना पड़ेगा, और डू इट डायरेक्टली पूरा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, देन सबट्रैक्ट 2500। समझ आ गया 15th क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है? व्हाट वाज द पॉइंट हियर? Yes, ma'am. हो गए 15 क्वेश्चन? टिल 15 हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा मैं वो एवरेज प्रॉफिट का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, बिकॉज टीएस की असाइनमेंट में भी ना उसके एक दो क्वेश्चंस है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तुम इसके फर्दर अभी आगे बहुत क्वेश्चंस पड़े हैं करने वाले सुपर प्रॉफिट मेथड के, देन अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अदरवाइज मैं ये पीडीएफ ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, she is not present। प्रियंका मैम, क्वेश्चन तक हो गए थे ना, 10th क्वेश्चन एक बार रीड करना प्लीज। टेंथ क्वेश्चन समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना।
कितने years है 10th क्वेश्चन में? मैम 4. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years of purchase. The weighted average profit निकालना है 4 years का. Profit of last 4 years this. रिया मुझे एक बार ही बोलना कितना अमाउंट है? 2003, 4, 5, 6. 4 ही है ना? Yes, ma'am. हाँ बेटा प्रॉफिट का अमाउंट बोलना कितना है? Ma'am 20,200. 20,200. Then 24,800. 24,800. 20,000. And 30,000. 30,000. Yes, ma'am. ओके नाउ अब बच्चों इससे रिलेटेड ना कुछ एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे बट वी हैव टू कैलकुलेट हियर वेटेड एवरेज राइट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो मैंने आपको बताया था ना सिग्मा डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव सम एडजस्टमेंट्स. यू आर applied with the following information. On September 1st, 2005, a major plant repair was undertaken for 6,000, which was charged to revenue. अच्छा इतनी लाइन पढ़ते हैं बस. बच्चों मुझे एक बात बताओ 2005 में एक मेजर प्लांट रिपेयर है. ये बताओ ये रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है? इज इट रेकरिंग एक्सपेंस और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस? कौन बताएगा? Non-recurring. नॉन रेकरिंग. ठीक है. सो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हुआ कब? 2005 में. बोर्ड विजिबल है ना बच्चों? Yes, ma'am. अब हमने जब एडजस्टमेंट्स की थी तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस क्या होता है? ऐड होता है ना. क्लियर है यहाँ तक? इसे मैं 2005 के उसमें ऐड कर रही हूँ बिकॉज 2005 में एक मेजर प्लांट रिपेयर एक्सपेंस था विच इज नॉन रेकरिंग इन नेचर. दैट्स व्हाई इट इज एडेड टू द कंसर्न्ड ईयर. देखो बच्चों यहाँ तक समझ आ गया फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने एंड व्हाई आई हैव डन दिस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अभी नेक्स्ट रीड करो इसी के आगे. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method. अब ये कह रहे हैं कि जो ये रिपेयर हुआ है इस पार्ट पे हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. मतलब जो 6,000 हमने खर्चा किया है उस पे आपने क्या करना है? 10% डेप्रिसिएशन देना है. तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल रही हूँ. इट इज 600. ठीक है. समझ आ गया यहाँ तक? लाइन समझ आ गई Yes, ma'am. कि 6,000 का रिपेयर हुआ है उस रिपेयर पे आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. तो मैंने क्या किया 6,000 का 10% निकाला विच इज 600. लेकिन ये परचेज का मतलब रिपेयर हुआ कब था? 1 सितंबर को. कब हुआ था? 1 सितंबर को. यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर गिवन है. देखो क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर गिवन है. मार्च या दिसंबर बताया हुआ है कुछ? नहीं बताया हुआ. तो वी एज्यूम दैट द फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1st Jan to 31st December. तो सितंबर से लेके देखो अगर 2005 में तुमने कोई खर्चा किया है और वो 1 सितंबर को किया है तो 2005 में तुम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे बच्चों. तो वो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन. यानी 6 मंथ्स का. हमने ये जो 600 निकाला है इस पे 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकल गया. दैट इज 200. ये पार्ट क्लियर है बताओ सबको? बोलो इतना पोर्शन समझ आ गया? व्हाई वी हैव डन दिस? Yes, ma'am. मैम हम फाइनेंशियल ईयर भी ले सकते हैं.
हाँ फाइनेंशियल ईयर दृष्टि अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं हुआ ना तो हम लोग फिर दिसंबर तक का लेंगे फाइनेंशियल ईयर। मैम अगर मार्च तक का ले लें? मार्च नहीं लेंगे ना, वैसे यहाँ पे मेंशन तो होना चाहिए। नहीं है बेटा, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम दिसंबर अगर देखो वो ना डिपेंड करता है दृष्टि यहाँ पे ना कि समटाइम्स अगर तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन ऐसे दी होती, तुम लोग ये अभी मान के चलो कि अगर फाइनेंशियल ईयर नहीं गिवन तो हम लोग जो कैलेंडर ईयर होता है ना उसे फाइनेंशियल ईयर कवर करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो कैलेंडर ईयर ही कंसिडर किया जाएगा, दैट इज फ्रॉम 1 Jan to 31 December, ठीक है बेटा। ओके मैम। तो अब बताओ सबको ये डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? जिस Yes, साल ma'am. बस ये याद रखना, जिस साल तुमने मशीन लिया, मान लो ये रिपेयर नहीं है, एक मशीन ली हुई है, उस मशीन के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन देना था और हमने मंथ्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन हो गया 200 रुपीज। बच्चों हमने मान लो ये मशीन ली थी 2005 में, तो इट मीन्स 2006 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा ना इसके ऊपर। और उन्होंने बोला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपने यूज करना है। अगर आपने +1 में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई किया हुआ है, ये हो गया डेप्रिसिएशन 2005 का। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2006, तो रिड्यूसिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग 6000 में से 200 माइनस किया व्हिच इज 5800, और 2005-6 में तो पूरे साल का लगेगा, तो वो आ गया 10% 580। देखो समझ आया डेप्रिसिएशन? ये नीचे वर्किंग नोट्स में कर लो क्योंकि मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन करना आगे पूरा। बच्चों फर्स्ट लाइन क्लियर है सबको? फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर है? सितंबर Yes, 1, ma'am. हाँ सितंबर 1 में मान लो हमने एक रिपेयर किया और उन्होंने बोला जो भी रिपेयर हुआ है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो हमें 2 साल का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ा जिस साल हमने वो एक्सपेंस किया और उसके नेक्स्ट ईयर में। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, इसलिए आप लोगों को पता है ना ओरिजिनल कॉस्ट में से व्हाटएवर इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस कर देते थे रिटर्न डाउन के लिए। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 6000 रुपए पूरा लग जाता, 600 रुपया, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा है तो इट मींस वो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर है ना? ये मैं इरेज कर रही हूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने? ये वर्किंग नोट्स में नोट करते चलना, कर लिया नोट? Yes, ma'am. लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे आएगा 200 का और इस ईयर में आएगा 580। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है ये अमाउंट आ गया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया बिकॉज डेप्रिसिएशन भी क्या है, रिकरिंग एक्सपेंस है, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चों? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2004 वाज ओवरवैल्यूड बाय 2400। अब इसे भी ध्यान से सुनना, 2004 में जो क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड था 2400 से, मतलब आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। देखो जो 2004 का क्लोजिंग है वो 2005 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? 2004 का क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओपनिंग फॉर 2005। क्लियर? से यस और नो? Yes, ma'am. तो तुम क्या करोगे, जो ओवर वैल्यूएशन था 2004 का उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 2400।
ठीक है। अब बच्चों जो तुम्हारा 2000 का क्लोजिंग था, इसका ओपनिंग हुआ तो ओवर वैल्यूएशन, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, जब ओवर वैल्यूएशन होता है स्टॉक का उस ईयर में से माइनस होता है, नेक्स्ट ईयर में जो ओवर वैल्यूएशन था वो क्या हो जाएगा, प्लस, ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा उसका। तो एट ओपनिंग स्टॉक कितना 2005 में, देखो स्टेप क्लियर है यहाँ तक? यस बोलो मैम। पहली दो एडजस्टमेंट्स क्लियर है सबको? अगर यहाँ पे होता ना अंडर वैल्यू, तो जो मैंने किया उसका रिवर्स करते तुम लोग, जो अंडर वैल्यूड था वो उसी रिस्पेक्टिव ईयर में ऐड होता और नेक्स्ट ईयर में माइनस होता, लेकिन अगर ओवर वैल्यूड होता है तो रिस्पेक्टिव ईयर में से लेस होगा और नेक्स्ट ईयर में प्लस होगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट an annual charge of 4800 should be made for the purpose of goodwill valuation। मतलब हम लोग मैनेजमेंट कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है, ये एक रेकरिंग एक्सपेंस है, हर साल होगा, तो हर साल हमने गुडविल की वैल्यूएशन के लिए मैनेजमेंट कॉस्ट निकाली है, तो वो क्या हो जाएगी, हर साल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेस मैनेजमेंट कॉस्ट कितना है 4800। रिया अमाउंट चेक करना, 4800 है। यस मैम मेरा ना आ नहीं रहा वो स्क्रीन शेयर वाला। तुम्हें क्वेश्चन शो नहीं हो रहा? यस मैम। एक बार अपना वीडियो ऑन ऑफ करो रिया। आ रहा है रिया? नो मैम। अभी भी नहीं आया? So this is your profit now। रिया स्क्रीनशॉट इसका सेंड करो ग्रुप पे क्या? नो मैम मेरे पास है। क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन समझ आया अभी? एनी पॉइंट विच इज नॉट क्लियर? मैम लास्ट वाला एक बार समझाना। लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है सांची, देखो कि मैनेजमेंट कॉस्ट है बेटा, हमने क्या करना था, गुडविल ना वैल्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को पैसा देते हैं। ठीक है, हर साल देते हैं वो, हर साल मतलब ये रेकरिंग एक्सपेंस हो गया ना एक। तो हमने क्या किया, तुमने रेकरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं ना बेटा, लिखवाया था ना मैंने उसमें एडजस्टमेंट प्रॉफिट की ट्रीटमेंट में। यस मैम। तो अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तुम्हें हायर किया हुआ है कि तुमने मेरी गुडविल को वैल्यू करना है, हर साल वैल्यू करना है, जिसके लिए मैं तुम्हें 4800 दिया करूंगी। ठीक है बेटा, तो वो 4800 मैंने हर साल अपने प्रॉफिट में से निकाल दिया, तो वो रेकरिंग एक्सपेंस है, वो मैंने माइनस कर दिया। समझ आया सांची? यस मैम। अभी बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्रॉफिट आया है, फिर तुमने इसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल फाइंड योर वेटेड प्रॉफिट, फिर वेट्स को प्लस करके डिवाइड करोगे, एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालोगे। बाकी का क्वेश्चन आपको आता है, पूरा करूं या कर लोगे बोलो? दिस वाज द मेन स्टेप। यस प्लीज रिप्लाई। मैम कर लेंगे। ठीक है, रिया कर लेगी बस, बाकी सब मैम कर लेंगे। ठीक है। जितने वेट्स गिवन है ना 1 2 3 4, तो ये जो प्रॉफिट आया ना, जो नीचे लास्ट में आया बिल्कुल एडजस्टेड प्रॉफिट, आपने उसको 1 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपके पास टोटल आ जाएगा
weighted profit का sum, then you will divide it by the total weights, you will get your weighted average profit. Then for goodwill, you have to multiply it by 3 because the number of years of purchase 3 is given in the question. ये नोट कर लिया बच्चों? इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के और हैं, वो मैं अभी आपको एज एन असाइनमेंट सेंड करती हूँ. सो एवरेज प्रॉफिट में ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज सम एडजस्टमेंट्स के साथ आपको क्वेश्चन आ सकता है. वहां पे लिख लेना जहां पे मैंने ओवर वैल्यूएशन का पॉइंट बताया ना, एज अ नोट लिख लेना. इन केस ऑफ अंडर वैल्यूएशन, रिवर्स ऑफ दिस इफेक्ट विल बी फॉलोड, राइट? कर लिया नोट? Yes, ma'am. ठीक है. प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, सिक्सटीन इजी है, 17 में बता दूंगी तुम लोगों को कैपिटल कैसे निकालनी है, ठीक है? 16 तो डायरेक्ट है, उसे करो. जब 17 पे आओगे तब बताती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा. मैम 4000 आ रही है गुडविल. चेक करती हूँ बेटा, रुको. हाँ बेटा 4000 आ रही है. अब देखो बच्चों, 17th क्वेश्चन में ए बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख 50. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 10%. बोथ पार्टनर्स विल गेट एनुअल सैलरी ऑफ 25,000 ईच. तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को 25,000 मिल रहा है, मतलब टोटल 50,000 निकालना है आपको हर साल. अब मैंने बताया था इसका दो तरह से इफेक्ट है, या तो आप हर साल 50-50 हजार माइनस करो फिर एवरेज प्रॉफिट निकालो, या एक ही बारी एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पूरा और उसमें से 50,000 माइनस कर देना. ठीक है, समझ आ गया वाला पॉइंट? बिकॉज Yes, ma'am. partner's salary, it is recurring in nature, so that is why this expense will be deducted from your average profit. Then बच्चों capital employed के लिए you have to apply here the capital approach. तो capital approach में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ capitals दी हुई है, क्योंकि जब तुम रिकॉर्ड करते हो बैलेंस शीट में तो assets and liabilities and capital साइड क्या लिखते हो? कैपिटल्स और liabilities लिखते हो. लाइबिलिटी कोई है नहीं, सिर्फ कैपिटल्स दी हुई है, तो मतलब जो टोटल कैपिटल है 3,50,000 दोनों पार्टनर्स की, वो ही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी. समझ आया बच्चों? मैम वापस बताना. बच्चों एक बार ये फर्स्ट लाइन पढ़ो जो क्वेश्चन में दी हुई है. पढ़ लिया? यस. अब सांची मुझे एक बात बताओ, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मैंने दो अप्रोचेस बताई थी, एक एसेट अप्रोच और एक कैपिटल लायबिलिटी अप्रोच ना. यस मैम. बच्चे एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में?
नहीं गिवन ना। तो हमें जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो मैंने एक वर्ड लिखवाया था ना कैपिटल साइड, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर कैपिटल लिखवाया था, फर्स्ट वर्ड शेयर कैपिटल। Yes, ma'am. तो इट मींस यहाँ पे पार्टनर्स दो हैं, तो दोनों की जो कैपिटल है वो पूरी फर्म की कैपिटल मानी जाएगी। दोनों की जो कैपिटल है वो फर्म की कैपिटल होगी ना। ना कोई रिजर्व दिया हुआ है, ना कोई प्रॉफिट दिया हुआ है, ना ही यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है जो हम माइनस करें, ना ही फिक्टिशियस एसेट है। तो मतलब जो दोनों की कैपिटल है वो ही हमारा क्या बन जाएगी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, करो क्वेश्चन को सॉल्व। Ma'am, goodwill 20,000 आ रही है। मैम मेरे भी 20,000 ही है। हाँ, गुडविल 20,000 है। Okay, I'm sending the entire PDF to the group. You have to complete this assignment. बच्चों मैंने ग्रुप पे PDF सेंड कर दी है, इसे प्लीज कंप्लीट करना क्योंकि इसके इसी PDF में TS ग्रेवाल के क्वेश्चंस भी हैं कुछ। Who left the class? एक्सक्यूज मी मैम। Yes बेटा। मैम मेरे पास नहीं आई थी PDF। अच्छा राहुल, तुम्हारा नंबर ऐड नहीं होगा ना ग्रुप में, तो तुम्हारा नंबर है कौन सा इंस्टीट्यूट में तुमने दिया हुआ है नंबर जो ऐड? मैम पापा का नंबर है, वही व्हाट्सएप चलाता हूँ जी। Okay बच्चों, now you can leave. Complete your assignment please. Bye. Thank you.